हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। सीएस प्रोफेशनल का हमारा जो टॉपिक है ट्रांसफर प्राइसिंग वो हम देख रहे थे। उसकी थियरी में मेजॉरिटी पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए और जो सम्स वाला पार्ट है उसको डिस्कस करने के लिए जितने पॉइंट ज़रूरी थे मैंने एक बार आपको समझा दिए। तो जो इलस्ट्रेशन अपने बांगर में से देख रहे थे उसको कवर अप कर लेते। सबसे पहले जो इमेजेस मैंने आपको भेजी थी उसमें से पहला इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन नंबर 1। इसमें बात हो रही है डीम्ड एसोसिएटेड एंटरप्राइज की। एसोसिएटेड एंटरप्राइज क्या होता है क्या नहीं, उसके लिए सेक्शन 92 कैपिटल ए इसकी कंडीशंस थी। और उसमें सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 था। सबसेक्शन 1 में हमने देखा एसोसिएटेड एंटरप्राइज, सबसेक्शन 2 में हमने देखा डीम्ड एसोसिएटेड एंटरप्राइज। ठीक है, अब यहाँ पे जैसा उन्होंने बोला है, एक जैक्सन एलएलसी है, इट इज इनकॉर्पोरेटेड इन जापान, एंड विजय श्री लिमिटेड है, वो इंडियन डोमेस्टिक कंपनी है। तो क्या ये दोनों डीम्ड एसोसिएट एंटिटीज मानी जाएंगी या नहीं, ये हमें विथ रीजन क्लैरिफाई करना है। ट्रांजैक्शंस पे डिपेंड करेगा। सबसे पहले केस में बोला है जो जापान की कंपनी है उसने इंडियन एंटिटी को 12 जनवरी को 55 करोड़ रुपए लोन दिया। हमारी इंडियन एंटिटी की जो टोटल बुक वैल्यू है वो 100 करोड़ रुपीस है असेट्स की, ये बताया हुआ है। द मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट इज 140 करोड़ रुपीस। फिर बोला विजय श्री लिमिटेड रुपीज 10 करोड़ बिफोर 31 मार्च 2020। तो यहाँ तक अभी जो हुआ है उसमें ये है, जितना भी डेटा अवेलेबल है उसको पहले देख लेते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत डेटा वो कंफ्यूज करने के लिए भी देते हैं। जापान की एंटिटी है और हमारी इंडियन एंटिटी है, इंडियन कंपनी है। अब जापानीज कंपनी ने इंडियन कंपनी को जो लोन प्रोवाइड किया वो लोन का अमाउंट है 55 करोड़ रुपीस। ठीक है, तो ये लोन का वैल्यू है। इसके सामने जो असेट्स है किसकी, इंडियन कंपनी की, वो असेट की बुक वैल्यू 100 करोड़ है और उस असेट की मार्केट वैल्यू 140 करोड़ है। अच्छा, इस लोन में से 10 करोड़ रुपए कंपनी ने वापस रीपे भी कर दिए, तो अल्टीमेटली आउटस्टैंडिंग लोन है 45 करोड़। अभी ये सारा सिनारियो है, देखो क्या क्या चीजें काम की है और क्या काम की नहीं है वही क्लैरिफाई करना है। लोन लिया कितना था ड्यूरिंग द ईयर दैट मैटर्स, आउटस्टैंडिंग लोन एट द एंड ऑफ द ईयर ऐसा कुछ कहीं क्राइटेरिया है नहीं। तो 31 मार्च को कितना लोन आउटस्टैंडिंग है उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन शॉर्ट ये पॉइंट जो है पूरा ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था, ये क्लैरिफाई हो गया। असेट की बात करें तो मार्केट वैल्यू से अगेन कोई मतलब नहीं है, उन्होंने बोला है मतलब है बुक वैल्यू से, तो अगेन ये वैल्यू से मतलब है। तो हमें जो वो रेशियो देखना है, आपको अगर याद आ रहा हो तो इसमें पॉइंट था कि एक एंटिटी दूसरी एंटिटी को जितना भी लोन देती है वो टोटल उसकी बुक वैल्यू ऑफ असेट्स के 51% या उससे ज्यादा हो तो फिर ये दोनों डीम टू बी एसोसिएट मानी जाती है। पॉइंट हमने देखा था। तो यहाँ पे 55 करोड़ लोन का अमाउंट देखा जाएगा और 100 करोड़ असेट्स की बुक वैल्यू देखी जाएगी। तो ये कितना बन जाएगा, 55%। क्लियर हो गया, एकदम सिंपल। तो दिस इज मोर देन 51, तो डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज इस रिलेशन के हिसाब से मान ली गई, काम हो गया। वैसे ही अगर हम दूसरा जो पॉइंट है वो भी देख लें, उस हिसाब से अगर होता तो क्या। अच्छा, ये इतना पॉइंट इन्होंने 2 मार्क्स के लिए पूछा है और जून 2019 का ये क्वेश्चन है, ठीक है, आप ध्यान रखना। सेकेंड, द टोटल वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमेबल्स ऑफ विजयश्री लिमिटेड इज रुपीज 800 करोड़। तो जो रॉ मटेरियल और कंज्यूमेबल की रिक्वायरमेंट हमारी इंडियन एंटिटी को होती है, दैट रिक्वायरमेंट इज एनुअली 800 crore rupees. Of this, the Japanese company supplies to the tune of 740 crore rupees. ये बोल दिया इन्होंने, at prices mutually agreed upon once in 6 months and depending upon the market conditions. तो आप देखो, मेरी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है 800 करोड़। ठीक है, वो एक 90% वाला पॉइंट था कि हम 90% किस पे डिपेंड करते हैं, दूसरी एंटिटी पे फॉर आर सप्लाईज। तो 90% से ज्यादा अगर आप डिपेंड कर रहे हो तो ये रिलेशन भी काफी है ये प्रूव करने के लिए ये दोनों एंटिटीज जो है वो डीम टू बी एसोसिएटेड है। तो आई होप यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 है आपका, और ये दोनों पॉइंट्स इंडिविजुअली उन्होंने पूछे, एक 2 मार्क्स का एक 3 मार्क्स का। तो इतने आंसर के 5 मार्क्स आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो देखो अगेन मैं आपको हमेशा से ये बताता हूँ कि फाइनल लेवल पे जो सम्स वो लोग पूछते हैं बहुत ओवर ट्विस्ट नहीं करते क्वेश्चन। आप थोड़ा टेंशन ज्यादा लेते हो, सर ऐसा आया तो वैसा आया, तो क्वेश्चंस को ट्विस्ट नहीं करते हैं। वो जो भी क्वेश्चंस आपको पूछ रहे हैं काफी सिंपल रखे हुए,
दे जस्ट वांट टू चेक कि आपने प्रोविजंस पढ़े हैं या नहीं और कितने अच्छे से पढ़े। अब देखो ये वाले पॉइंट में कितने कंफ्यूजन्स क्रिएट करने की कोशिश की, जैसे 10 करोड़ वाला पॉइंट, ये 140 करोड़ वाला पॉइंट, लॉ में तो मैं लिखा नहीं है बट आपने पढ़ते टाइम बुक वैल्यू वर्ड पे ध्यान दिया या नहीं, ठीक है। और जो लोन लिया है वो देखा जाता है या आउटस्टैंडिंग लोन, उस पॉइंट पे ध्यान दिया या नहीं। माइनर चीजों पे बहुत ज्यादा वो फोकस करते हैं, बाकी सम्स बहुत सिंपल है। देखो करने के बाद आपको लगेगा सम में कुछ नहीं था, इतने के 5 मार्क्स मिल रहे हैं। एक्चुअली में रियलिटी में जो सम्स वाला सेक्शन आपका रहेगा पूरे पेपर में मिनिमम 25 मार्क्स, ठीक है। पूरा सेक्शन आएगा जिसमें आपको 5-5 मार्क्स के 4 से 5 सम्स पूछे होंगे, तो उसमें आपको इसी लेवल के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ये प्रूफ है आपके सामने, ठीक है। तो जितना आपने क्लैरिटी से पढ़ा होगा सम्स करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बांगर में और कहीं कहीं पे रेफरेंस बुक्स में कुछ ज्यादा डिटेल्ड क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, थोड़ा बुक का लेवल भी रखा हुआ है और हर छोटे छोटे पॉइंट पे सम्स दिए हैं, बट एग्जाम में वो पैटर्न पे वो जा ही नहीं रहे। तो हम उन्हीं चीजों पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं जो सेक्शन मॉड्यूल के हिसाब से उस डिटेल में जा रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये इलस्ट्रेशन 1 आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद चलते हैं इलस्ट्रेशन 2 पे। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आर्म्स लेंथ प्राइस वाला कंसेप्ट, जो ALP वाले कंसेप्ट की हम बात करते हैं। तो आर्म्स लेंथ प्राइस होता क्या है, इसकी डिटेलिंग हमने कर ली, लेकिन आर्म्स लेंथ प्राइस का जो कंसेप्ट है उसका मेथड क्या है, ALP गिनते कैसे हैं, तो उसको गिनने के लिए कुछ 5 मेथड्स हैं। उन मेथड्स पे हम यहाँ पे सम्स देखने वाले जो आने वाले इलस्ट्रेशंस में है। तो लेट अस स्टार्ट। अगेन ये सम्स भी काफी इजी है। ज्यादा परेशानी नहीं होगी आपको, इसलिए मैं कहीं ना कहीं आपको इसकी थियरी नहीं बता रहा हूँ। तो मैंने पहले थियरी के नाम पे आपको इसमें कुछ भी नहीं पढ़ाया। एक्चुअली में उल्टा जाना ज्यादा आपके लिए भी बेटर है। अगर एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझ लिया आपने कि हाँ ये, क्योंकि लॉजिकल है, कॉमन सेंस वाला पार्ट है, सम को समझने के बाद जितनी भी थियरी आपको मैं दे दूं, आप उसको पढ़ोगे ना तो उसमें 99.9% पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। लैंग्वेज और ग्रामर के अलावा कोई कंसेप्चुअल डाउट नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर है। चलो देखते हैं, पहले सम्स तो डिस्कस करें। कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड, ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 में टॉपिक है। ALP फाइंड आउट करने के अलग अलग मेथड्स हैं, इसमें से एक मेथड है CUPM, ठीक है, कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड। मतलब जिस प्राइस पे आप और मैं एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज या डीम्ड एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज इंटरनेशनल या स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस कर रही हैं, वो प्राइस को किसी और प्राइस से कंपेयर किया जाएगा, वो प्राइस जो कहीं ना कहीं हमारे कंट्रोल में नहीं है। मतलब एक अनरिलेटेड बायर सेलर के साथ अगर मार्केट में सेम गुड्स की ट्रेडिंग होती तो कितने प्राइस पे गुड्स एक्सचेंज होते, ऑब्वियसली। तो उसी बेसिस पे हम यहाँ पे बात करने वाले। क्लियर। चलो पहले डेटा पढ़ते हैं। एंटिटीज कौन कौन सी है वो क्लियर कर लो। एक कंपनी है विच इज A लिमिटेड, ये US की कंपनी है। दूसरी एंटिटी जो है इट इज B लिमिटेड और ये इंडियन एंटिटी है। तो ये इतना डेटा तो आपको दिया हुआ है उन्होंने। अब हो ये रहा है कि A लिमिटेड जो है ये होल्डिंग है और B लिमिटेड सब्सिडरी। ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है, A लिमिटेड सेल्स लैपटॉप्स टू B लिमिटेड। कौन सा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लैपटॉप, ठीक है। इतनी डिटेल्स बताई। फॉर रीसेल इन इंडिया, तो इंडियन कंपनी क्या करेगी, ये लैपटॉप आगे रीसेल करेगी इन इंडिया। तो इतना डेटा है। नेक्स्ट, A लिमिटेड ऑल्सो सेल्स लैपटॉप टू C लिमिटेड। ये जो A लिमिटेड है ये एक C लिमिटेड के साथ भी ट्रांजैक्शन करती है और ये पता चल रहा है कि ये जो C लिमिटेड है इसके साथ A लिमिटेड का ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। मतलब ये दोनों जो हैं ये तो एसोसिएटेड होगी, ये तो आपको पता चल ही गया, लेकिन A लिमिटेड और C लिमिटेड जो है वो अनरिलेटेड है क्योंकि ऐसा कोई पॉइंट दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तभी क्वेश्चन बनेगा। द प्राइस फिक्स्ड, सॉरी बीच में है, इट सेल्स 40,000 लैपटॉप्स टू B लिमिटेड एट 10,000 पर यूनिट। अब A टू B जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसकी बात मैं कर रहा हूं। क्वांटिटी 40,000 यूनिट्स, प्राइस रुपीज 10,000, ठीक है, पर यूनिट, इतना है। दूसरा बोला द प्राइस फिक्स्ड फॉर C लिमिटेड इज 9,000।
सी लिमिटेड को सेम लैपटॉप 9,000 रुपीज में सप्लाई किया जा रहा है, इतना बताया, प्राइस में वेरिएशन आ रहा है। अब बी लिमिटेड जो इंडियन कंपनी है वो 9,000 का लैपटॉप 10,000 में क्यों ले रही है? तो खर्चा ज्यादा दिखा रहे हैं। हमने वही बात की थी कि ट्रांसफर प्राइसिंग में कोशिश ये की जाती है कि इंडिया में अगर खर्चा ज्यादा दिखा देंगे या प्रॉफिट कम दिखा देंगे तो अपने आप टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी और इंडियन गवर्नमेंट को उसी बात की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम का यहाँ पे सॉल्यूशन ढूंढना है कि भाई ए लिमिटेड जब सी लिमिटेड को, मतलब उसकी अनरिलेटेड पार्टी को 9,000 में लैपटॉप बेचती है तो आपको उन्होंने 10,000 में क्यों बेचा? क्यों 1,000 रुपए आपने उनको एक्स्ट्रा दिए? क्या आपको सामने कोई ऐसा बेनिफिट मिल रहा है? जस्टिफाई करो। अगर आपने जस्टिफाई कर दिया कि 9 के बदले 10,000 देने पे हमें कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मिली जो इसको नहीं मिलती है, तो एक बात अलग है। बट अगर आप जस्टिफाई नहीं कर पाए तो जितना आप जस्टिफाई नहीं कर पाए उतना अमाउंट आपकी इनकम में, आप मतलब इंडियन एंटिटी बी लिमिटेड, आपकी इनकम में एड बैक कर दिया जाएगा। क्लियर? देखें कोई जस्टिफिकेशन है क्या? द वारंटी इन केस ऑफ सेल ऑफ लैपटॉप्स by B Limited is provided by B Limited. However, for laptops sold by C Limited, A Limited is responsible for providing service warranty for 3 months. अब देखो पहला चीज तो उन्होंने वारंटी की बात कर दी कि अगर हम लैपटॉप की वारंटी की बात करें तो जो बी लिमिटेड है इंडियन कंपनी, जब वो वारंटी प्रोवाइड करती है कस्टमर को तो वो खुद वारंटी प्रोवाइड कर रही है। क्लियर हो रहा है? मतलब इन शॉर्ट ऐसा हो गया कि बी लिमिटेड जब कस्टमर को लैपटॉप सेल करती है और अगर इस कस्टमर को लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है तो वो किसके पास आता है? बी लिमिटेड के पास। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे बी लिमिटेड जो है इस चीज का पूरा बर्डन अपने ऊपर ले रही है। दूसरे केस में बोला कि अगर सी लिमिटेड आगे किसी कस्टमर को लैपटॉप सेल करती है और उसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो उसका बर्डन कौन ले रहा है? ए लिमिटेड। क्लियर हुआ? इतनी डिटेल्स तो अवेलेबल है, आगे बढ़ते हैं, एक बार पूरा डिटेल समझ लेते हैं, कोई पॉइंट अगर रिलेटेड हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। Both A Limited and B Limited offer extended warranty at the standard rate of 1,000 per annum. On the basis of these facts, explain the method which can be applicable for determination of the arm's length price. Also determine the effect on the net profit or income of B Limited. अब यहाँ पे देखो जो भी डिटेल्स आपके सामने है इसमें ये पता चल रहा है कि अगर बी लिमिटेड हो या सी लिमिटेड हो, कोई भी एंटिटी हो, उसको अपने कस्टमर को आगे एक्सटेंडेड वारंटी देनी हो तो एक्सटेंडेड वारंटी का जो चार्ज रखा है इट इज 1,000 रुपीज पर एनम। यहां तक क्लियर हुआ? दूसरा, ये ए लिमिटेड जब बी लिमिटेड को लैपटॉप बेच रही है तो क्या कोई वारंटी प्रोवाइड कर रही है अपनी तरीके से, अपनी तरफ से? नहीं। और बी लिमिटेड आगे जब कस्टमर को प्रोडक्ट बेच रहा है तो बी लिमिटेड खुद वो बर्डन झेल रहा है। यही हो रहा है। तो उल्टा ए लिमिटेड ने फैसिलिटी बी को दी या ए लिमिटेड ने फैसिलिटी सी को दी? फैसिलिटी किसको मिल रही है? इसको। क्यों ऐसा? क्योंकि इसको बोला कि एक काम करो, एक तो भाई आप पहले लैपटॉप ले जाओ सस्ते में। कितने में? सिर्फ 9,000 रुपए में। क्लियर? और इसके कंपैरिजन में 1,000 रुपए कम, इसको 10 में दे रहे हैं, आपको 9 में देंगे और साथ साथ में इसके अंदर आपको प्लस 3 मंथ्स का वारंटी कवर भी देंगे। मतलब आप जब ये 9,000 वाला लैपटॉप पब्लिक को बेचोगे, अगर इसको कोई प्रॉब्लम आई अगले 3 महीने में तो उसका पूरा नुकसान हम झेलेंगे। तो ये तो उल्टा फैसिलिटी मिल गई। मतलब 10 की चीज 9 में लेके उसमें भी 3 मंथ्स की वारंटी इंक्लूडेड। तो यहाँ पे तो कहीं ना कहीं रेक्टिफिकेशन करने जाएंगे ना तो ये 1,000 रुपए का गैप मुझे तो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखो कैसे, यहाँ वारंटी इंक्लूडेड नहीं है 10,000 रुपए में, यहाँ वारंटी इंक्लूड है 9,000 रुपए में। आपके पास इसको टैली करने के लिए 2 रास्ते हैं। देखो क्या है, हमें दोनों को इक्वल फुटिंग पे लाना है। ए टू बी जो ट्रांजैक्शन है विदाउट वारंटी कवर, ए टू सी जो ट्रांजैक्शन है विथ वारंटी कवर। तो या तो आप इसमें से वारंटी कवर हटा दो या इसमें वारंटी कवर जोड़ दो, देन यू कैन कंपेयर द टू प्राइजेस व्हिच विल बी एट द इक्वल फुटिंग और विद द सेम टर्म्स एंड कंडीशंस। तो अगर बी लिमिटेड बोलती है कि भाई मेरे लिए भी वारंटी लो ना 3 महीने की, सिर्फ उसको फैसिलिटी दे रहे हो मुझे भी दो, तो ए लिमिटेड यहाँ पे वारंटी का चार्ज ऐड करेगा। कितना चार्ज ऐड करेगा? 1,000 रुपए जो चार्ज है वो 1 साल का है।
बोला है ना एक्सटेंडेड वारंटी का, तो 3 महीने का कितना, 12 महीने का 1000 रुपये, तो 3 महीने का कितना, ये कितना हो जाएगा, 250 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो 250 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज किए जाएंगे। ये तो उल्टी तरफ जा रहा है और बढ़ गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर ए लिमिटेड इसको भी वारंटी का फैसिलिटी देने जाए तो 250 रुपये और लैपटॉप महंगा हो जाएगा। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि अच्छा एक बार ये कंप्लीट कर लेते हैं, या तो फिर आप इन दोनों को कंपेयर कर लो कि जो चीज जो सेम फैसिलिटी जो सेम लैपटॉप सी लिमिटेड को 9000 में दिया, वो सेम लैपटॉप विद सेम फैसिलिटी इसको 10,250 में दिया, तो कितना ज्यादा चार्ज किया, 1250। इन दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया। तो बी लिमिटेड की इतने अमाउंट से इनकम बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। 1250 रुपीज पर यूनिट, और ऐसे कितने यूनिट थे वो याद है, 40,000 यूनिट्स इंटू 40,000 यूनिट्स। एक तरीका तो ये, क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप इसमें से वारंटी वाला कवर हटा दो और इसको 10,000 ही रहने दो। एक बार करते हैं, यहां से आप अगर 3 महीने का वारंटी कवर हटाओगे तो अमाउंट तो 250 ही आएगा, यहां से माइनस कर दो, ये कितना हो गया 8750। अब 8750 कंपेयर होगा 10,000 के साथ, डिफरेंस अगेन कितना 1250। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड लो, इधर मैं यहाँ पे वापस लिख रहा हूँ, यू कंपेयर 9000 विथ 10250 और यू कंपेयर 8750 विथ 10,000, बात दोनों में बराबर है, डिफरेंस वही आने वाला है 1250। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट, क्लियर है। तो ये है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 2। तो इस तरीके से कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड जो है वो समझा जाता है। तो अब तो आपको ये पूरी चीज प्रैक्टिकली पता है। अब जब मॉड्यूल में आप इसकी थियरी देखेंगे ना, हार्डली कोई डाउट निकलेगा। ठीक है, इसी पे से आप उसका कंसेप्ट फ्रेम करके लिख सकते हैं। यूजुअली थियरी बहुत कम पूछते हैं, थोड़ा अनएक्सपेक्टेड होता है, सम्स के फॉर्म में वो चीज़ों को ज़्यादा कवर करते हैं। नंबर्स चेंज होंगे, फॉर्मेट भी ऐसा ही रहता है, यही टाइप के पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, और तरीका नहीं बदलने वाला सम पूछने का। इतने साल से जो सम्स मैं करवा रहा हूँ, जो पूछ रहे हैं एग्जाम में, उसमें सिर्फ वैल्यूज में चेंजेस हो रहे हैं, कंसेप्ट पूरा का पूरा वही है। कंपनी का नाम भी कितनी बार तो चेंज नहीं होता, सेम का सेम पूछ लेते हैं, इतना भी मैच हो जाता है। क्लियर। इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, जो नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 3, दैट इज रीसेल प्राइस मेथड। अब ऑलरेडी जो यहाँ पे सम हम देख रहे हैं, हमने जो अभी देखा वो एक मेथड थी, दैट इज कॉल्ड द CUPM मेथड, वो हमने देखा। ठीक है, अनकंट्रोलेबल प्राइस मेथड। अब जो दूसरा है इलस्ट्रेशन 3, वो पूरा अलग ही मेथड है, इसको हम बोलते हैं रीसेल प्राइस मेथड। ठीक है, तो पहले आप एक बार ये सम अच्छे से क्लियर करने के बाद ही इस सम के ऊपर आना, तो ये चीजें पता चलेंगी। हम देख लेते हैं क्या है इसके अंदर इलस्ट्रेशन नंबर 3। चलिए, तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3। यहाँ पे देखो डेटा में उन्होंने क्या बोला है। जो कंपनीज हैं, एक है जोनिक इनकॉर्पोरेशन फ्रॉम कनाडा, और सामने इंडिया में है गामा इंडिया लिमिटेड। जोनिक इसमें 35% शेयर्स होल्ड कर रही है। हमें पता है अगर 26% से ज़्यादा है तो अपने आप दोनों एंटिटीज एसोसिएटेड हो जाएंगी, तो वो पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। अब हुआ ये है कि ये गामा लिमिटेड जो है, इससे कुछ प्रोडक्ट परचेज कर रही है। ठीक है, प्रोडक्ट एक्स नाम दिया है इन्होंने, और 2000 यूनिट इंपोर्ट किए एट ₹1500। पॉइंट ये है कि 1500 का रेट सही है या गलत, ये हमें पता करना है। गामा लिमिटेड इंडिया ला के इसको सेल करती है एट ₹1700। ये भी डेटा अवेलेबल है। नॉर्मली गामा लिमिटेड का जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो 14% रहता है ऑन सेल्स। इतनी डिटेल्स अवेलेबल है, और भी कुछ चीज़ें दे रखी, वो भी हम एक एक करके देखेंगे। अच्छा, अब यही इंडियन कंपनी गामा लिमिटेड अगर किसी और एंटिटी से ये सेम प्रोडक्ट परचेज करे, उन्होंने बोला है रौनक इंडिया लिमिटेड, तो क्या सिचुएशन होगी
ये भी बताया, और आगे किसी और को बेचे ऐसा भी हो सकता है। तो इतना डेटा अवेलेबल है, कंपनीज के नाम है। जॉनिक से इंपोर्ट किया इतने प्राइस पे, आगे ये लोग बेचते हैं 1700 में। गामा इंडिया अगर इंपोर्ट ना करना चाहे तो इस कंपनी से भी इंडिया में परचेज करके आगे बेच सकती है, और अगर बेचेगी तो 14% प्रॉफिट सेल्स पे चार्ज करेगी। तो देखो, हमें जाना है आर्म्स लेंथ प्राइस पे। हम ये देखेंगे कि सेल प्राइस कितना है गामा लिमिटेड का। 1700 रुपये है पर यूनिट। इसमें नॉर्मली उनका जो प्रॉफिट मार्जिन रहता है वो तो हमें माइनस करना ही पड़ेगा, वो तो इंक्लूडेड होना ही चाहिए। ठीक है, हम रिवर्स जा रहे हैं। तो 238 रुपीज़ होता है 14% के हिसाब से। बाकी जो अमाउंट बचेगा आप भी गिन सकते हैं साथ में, 1462 रुपीज़ है। आगे ये बोला है कि क्योंकि हमने जॉनिक से इंपोर्ट किया तो जो फ्रेट और कस्टम ड्यूटी और वो सब लगता है वो दोनों मिला के पर यूनिट 40 रुपये है। 1422 इतना अमाउंट बच रहा है। अब क्या ये ALP है? नहीं, अभी भी एक पॉइंट बाकी है। क्योंकि जॉनिक से इंपोर्ट किया उन्होंने क्वांटिटी डिस्काउंट भी दिया है, जो ये नहीं देता रौनक इंडिया। ठीक है, ये नहीं देने वाला था। तो क्वांटिटी डिस्काउंट का इफेक्ट भी तो हटेगा। कितना बचा? 1407, क्योंकि ये दोनों चीजें यहाँ नहीं होने वाली थी, तो ये दोनों का इफेक्ट हटा है। तो अमाउंट जो बच रहा है दैट इज 1407 रुपीज। दिस शुड बी दी ALP। बट हमने जब जॉनिक से इंपोर्ट किया, कितने में इंपोर्ट किया? 1500। अब जो इसका डिफरेंस है, हमने 1500 का खर्चा दिखाया, होना चाहिए था 1407। दिस इज 93। मतलब अगर हम रौनक से लेते तो इतने में मिल जाता ना। हमने 1500 फालतू में खर्च किए। क्यों हमने यहाँ से, मतलब जॉनिक से क्यों मंगवाया और यहाँ से क्यों नहीं खरीदा? महंगे में क्यों मंगवाया? तो आपने प्रॉफिट ट्रांसफर करने की कोशिश की। तो ये 93 रुपीज जो है ये आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा, वो भी कितने यूनिट्स पे? पूरे 2000 यूनिट्स पे। ठीक है, तो फाइनली अमाउंट कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके देख लो, इट इज ₹1,86,000। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो ये है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 3। अब इसके बाद बात हो रही है इलस्ट्रेशन नंबर 4 की। दिस इज द कॉस्ट प्लस मेथड। इलस्ट्रेशन 5 में भी उन्होंने बात की है कॉस्ट प्लस मेथड की, और एक्चुअली में ये दोनों चीजें काफी सिमिलर हैं जैसा हमने यहाँ पे देखा है। तो एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 4 और 5 आज आप खुद से ट्राई करके देखो कि आपको कितना समझ में आता है। मैं अभी इस वीडियो में आपको इलस्ट्रेशन 2 और 3 समझा चुका हूँ। इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 4, 5 में सेम मेथड है कॉस्ट प्लस, ये इजी मानी जाती है। इलस्ट्रेशन 6 में प्रॉफिट स्प्लिट की बात की है, ये भी काफी इजी मेथड है और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ सकता है। बट स्टिल हम डिस्कस कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड है, और इसके बाद आगे के जो सेक्शंस हमने पढ़े रिकम्प्यूटेशन एंड ऑल, उसके ऊपर बात होगी। जो ALP के हैं उसमें आपके 3 और सम्स बाकी है, 4 सम्स बाकी है। प्रॉफिट स्प्लिट, कॉस्ट प्लस, ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन। पहले आप ये 2 कंप्लीट कर लो, उसके बाद जो सम्स आपको ट्राई करने हैं मैं बता ही देता हूँ कौन कौन से सम नंबर आप ट्राई कर सकते हो। 4 और 5 सिमिलर हैं, बस एक बार इतने तो ट्राई कर लो। अगर कोशिश करनी हो तो 6th वाला भी अप्रोचेबल है, ऐसा नहीं है कि समझ नहीं आएगा। अगर आता है तो अच्छी बात है, बाकी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में वो 3 सम्स ही करा रहा हूँ, 4, 5, 6 और 7। तो ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर कल जो मैं आपको सेंड करूंगा उसमें हम वो 4 सम्स देख लेंगे, ताकि ALP वाला पूरा पार्ट एक बार कंप्लीट हो जाए, और तीसरे सेगमेंट में जो बचे हुए इलस्ट्रेशन हैं वो सारे हम कंप्लीट करके ये ट्रांसफर प्राइसिंग के सम्स को बैकअप करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो अगर कोई भी डाउट हो इन सम्स में तो फिर पर्सनली एक बार मैसेज करके पूछ लेना। जितने पॉइंट्स थे एक बार मेरे हिसाब से, तो मुझे लगा कि आपको इसे समझ आ गया होगा, उतने मैंने इसमें कवर अप कर लिया। ठीक है, थैंक यू सो मच।